नमस्कार। ऑनलाइन के हमारे सभी छात्रों को मैं पीसी पंत की तरफ से नमस्कार। साथियों, आप जानते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने जिला दर्शन की सीरीज चलाई थी और इस सीरीज में हम एक ज़िला पहले ही पढ़ चुके हैं। ज़िला नैनीताल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो नैनीताल के बारे में स्टडी हम लोगों ने पहले ही कर ली है। और आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वह है ज़िला ऊधम सिंह नगर। ज़िला ऊधम सिंह नगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पिछली कक्षाओं में हमने ज़िला नैनीताल के बारे में पूरा अध्ययन किया था और आज हमें अध्ययन करना है ज़िला ऊधम सिंह नगर के बारे में। तो हम इसमें पढ़ेंगे किस प्रकार से ऊधम सिंह नगर ज़िले का नाम ऊधम सिंह नगर पड़ा, क्या क्या दर्शनीय स्थल हैं ऊधम सिंह नगर ज़िले में और क्या पोजीशन राज्य में ऊधम सिंह नगर रखता है। तो इस प्रकार से छात्रों मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि इस जिला की सीरीज में जो जिला दर्शन सीरीज हमारी चल रही है इसमें मैं आपको ऊधम सिंह नगर ज़िले के बारे में हर पहलू पर जो है आपकी नज़र बनाऊं। और आपको चाहिए कि छात्रों कि आपको पेन और कॉपी लेकर के नोट्स बनाने चाहिए। यदि आप इतने मेरे हैंडराइटिंग के ये नोट्स के बावजूद भी आप यदि नोट्स नहीं बना सकते हो तो वो आपका अपना विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़िला ऊधम सिंह नगर। ज़िला ऊधम सिंह नगर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसका नामकरण के बारे में, ठीक है, कि क्यों किस प्रकार से ऊधम सिंह नगर इस ज़िले का नाम पड़ा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ सर्वप्रथम इसमें कि अमर शहीद ऊधम सिंह के नाम पर, ये देखिए मैंने ब्रैकेट में रखा हुआ है। तो एक व्यक्ति थे ऊधम सिंह जो व्यक्ति थे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कुछ जानकारी मैंने यहाँ लिख करके आपको बता रखी है, कुछ आप नोट कर सकते हैं। वो इस क्षेत्र में रहते थे, लेकिन ऊधम सिंह का जन्म अगर कभी पूछा जाए तो वो हुआ था पंजाब के सुनाम नामक प्रांत में। ये मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। अगर कभी आपको पूछा जाए कि ऊधम सिंह जो व्यक्ति थे उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो पंजाब के सुनाम प्रांत में उनका जन्म हुआ था और वो रहते इस क्षेत्र में थे, ठीक है, पंजाबी थे। तो हुआ क्या कि 13 मार्च 1940 के दिन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 13 मार्च 1940 के दिन उन्होंने इंग्लैंड में जाकर के जनरल डायर की हत्या कर दी। अब जनरल डायर कौन था? स्टूडेंट आप सभी लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जनरल डायर वही व्यक्ति था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के दिन गोली चलाने के आदेश दिए। यानी कहा जाए तो जनरल डायर ही जो है अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड का असली दोषी था। तो 13 मार्च 1940 के दिन जनरल डायर की हत्या कर दी किसने? अमर शहीद ऊधम सिंह नामक एक व्यक्ति ने। और ये हत्या की यह इंग्लैंड में जाकर के जो है गोली मार दी जनरल डायर को। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद जो ऊधम सिंह नामक व्यक्ति थे इस क्षेत्र के, उनको जो है फांसी दे दी गई उसी वर्ष 31 जुलाई 1940 को। अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बन सकता है। देखो एग्जाम में ऐसे बन सकता है कि किस तिथि को ऊधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर के जनरल डायर की हत्या कर दी थी। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में उत्तराखंड के जो 40 क्वेश्चन हैं उनमें भी शामिल होता है और हिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, भारत की हिस्ट्री में भी देखा जाए तो इस प्रकार से आप ये मान के चलिए कि ये दोहरा आपको लाभ देगा। और वैसे भी जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने जनरल डायर की इंग्लैंड में जाकर के हत्या कर दी थी, तो वो थे ऊधम सिंह। इसकी डेट याद होनी चाहिए 13 मार्च 1940। लेकिन अब यहाँ पर एक फैक्ट और, इनकी फांसी की जो डेट दे रखी है 31 जुलाई। अब 13 को अगर आप उल्टा कर दो 1-3 को तो 3-1 हो जाएगा और मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, 2-4 महीने तो लग ही जाते हैं प्रोसेस में। तो 31 जुलाई 1940 को उनको फांसी दे दी गई पेंटनविले जेल में, कहाँ? इंग्लैंड में। अब साथियों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ एग्जाम में हमेशा फैक्ट पूछा जाता है। एग्जाम में यहाँ पर कभी भी नहीं पूछेगा ये फांसी का डेट, क्यों? ये इतना मायने नहीं रखता फांसी का डेट, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि किसने हत्या कर दी थी जनरल डायर की या फिर कब हत्या कर दी थी। हो सकता है इसमें खाली सन पूछ ले, लेकिन ध्यान देने की सबसे बड़ी बात क्या है
कि यह एक ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी ली, लेकिन वो भी देश से बाहर। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड या निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था कि जिसे देश के बाहर जो है फांसी दे दी गई। तो वो थे ऊधम सिंह। और तो भाई देखो, इतना बड़ा बलिदान देश के लिए उन्होंने दिया कि 31 जुलाई 1940 के दिन पेंटनविले जेल में, क्या पता एग्जाम में आपको ऐसे पूछ लिए कि किस जेल में दिया गया। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा एक फैक्ट मैंने आपके सामने ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रखा है। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ उसके बाद 29 सितंबर 1995 को 29 सितंबर 1995 को इसको एक ज़िला बना दिया गया। किसको? ऊधम सिंह को। ठीक है, तो ऊधम सिंह नगर नाम से एक ज़िला बना दिया गया। कब? 29 सितंबर 1995 को। तो उस समय एक कमेटी बनाई गई थी, जॉर्ज कमेटी। उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ने ही कहा कि यहाँ पर हम एक ज़िला बनाते हैं। जॉर्ज कमेटी की सिफारिश के बाद फिर जो है वो ज़िला बना दिया गया और उस ज़िले का नाम रख दिया गया अमर शहीद ऊधम सिंह के नाम पर, ऊधम सिंह नगर। ठीक है, तो ध्यान देने की बात क्या है कि कभी भी पूछा जाए ऊधम सिंह नगर ज़िले की, तो ऊधम सिंह के नाम पर इस ज़िले का नाम ऊधम सिंह नगर रख दिया गया। इस ज़िले में बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे नगर हैं, महानगर हैं, जैसे रुद्रपुर है, काशीपुर है और नगर पालिका सितारगंज है, खटीमा है। ये सब चीज़ों का अध्ययन हम आगे चल के करेंगे, लेकिन ये बेसिक जानकारी मैंने सबसे पहले जिला ऊधम सिंह नगर के बारे में आपको बताई कि क्यों इसका नाम ऊधम सिंह नगर रखा गया और क्या फैक्ट इसके पीछे था। आई होप आपको जो ये मैंने पहले फैक्ट दिया, इसमें 2 क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे होंगे और बहुत अच्छे लगे। जनरल डायर की हत्या किसने की थी, कब की थी और उनको फांसी जो है ऊधम सिंह को कब मिली। ठीक है, चलिए उसके बाद ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है कि 29 सितंबर 1995 को जो है जॉर्ज कमेटी की सिफारिश पर ऊधम सिंह नगर जिला बनाया गया था। और उसके बाद 1997 में फिर 3 नए जिले बने और उसके बाद आज तक कोई भी जिले का निर्माण नहीं हुआ है। आपको मैं बता दूं, उत्तराखंड राज्य बनने से 3 वर्ष पूर्व 1997 में 3 नए जिले बने थे। चंपावत उस समय जिला बना था, बागेश्वर बना था और रुद्रप्रयाग बना था। उसके बाद आज तक कोई भी जिला नहीं बना है। दोस्तों मैं आपको बताऊं उत्तराखंड में कौन सा जिला कब बना, इसकी मैं एक सीरीज आपको ज़रूर दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। उसके पीछे की हिस्ट्री भी ज़रूर बताऊंगा। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऊधम सिंह नगर ज़िले की साक्षरता की, किसकी? साक्षरता की, तो थोड़ा सा ये सोचनी है कि ऊधम सिंह नगर ज़िला जो है उत्तराखंड के 13 जिलों में सबसे लास्ट पायदान पे है साक्षरता में। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो हमारा लास्ट ज़िला है वो भी 73.10% है। और आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत की औसत साक्षरता ही भी 73 से 74 के बीच में है। ठीक है, कहीं कहीं बुकों में 74 दिया रहता है, कहीं कहीं बुकों में 73 दिया रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बताइए हमारे उत्तराखंड में जो लास्ट ज़िला है जिसकी साक्षरता सबसे कम है वो है ऊधम सिंह नगर ज़िला, जहाँ 73% जो है साक्षरता है। ये एक अच्छी बात है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 2011 के आंकड़े हैं, 2021 के आंकड़ों में हमें इसमें बेहतरी नज़र जरूर आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट किया है मैंने आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे अलग से देखो बॉक्स में रखा है। और दोस्तों मैं उम्मीद ही नहीं, बिल्कुल 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये सीरीज ज़रूर अच्छी लगेगी और मेरे पढ़ाने का ये अंदाज़, ये नोट्स आपको निश्चित ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि बुकों में बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, वहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसी क्रम में मैं आपके लिए जो है लेकर के आया हूँ अपने हाथ के लिखे हुए हैंड राइटिंग के नोट्स, जिसमें कि आपको एक एक फैक्ट बताया जाएगा और आप नोट कर सकते हैं। समय भले ही लगेगा जरूर। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तराई जिले का गठन कब हुआ? अब मैंने आपके लिए नोट डाला है यहाँ पर एक कि तराई जिले का गठन, आप वर्तमान में तो आप समझे कि तराई जिला कोई है ही नहीं, लेकिन दोस्तों तराई नाम से जिला बना था। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड में जिलों की हिस्ट्री भी पढ़ोगे वहाँ भी ये नहीं मिलेगा आपको, ये आपको जो है अजय रावत की बुक से ही मिलेगा। उसमें भी बहुत जो है कंट्रोवर्सी कर रखी है इसको समझाने में। ठीक है, चलिए तो तराई जिले का जो गठन हुआ था दोस्तों वो किया गया था 1892 ईस्वी में। लूसिंग गठन का उन दिनों शासन था। तो लूसिंग गठन के समय में
जो है 1842 में इस तराई ज़िले का निर्माण हुआ था। अब आप कहेंगे कि तराई क्या हुआ, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ तराई क्या हुआ। देखिए दोस्तों, ये उत्तराखंड में पर्वत है, देखिए ध्यान से सुनिए, ये पहाड़ है, ठीक है। जब इस पहाड़ से हम प्लेन की तरफ को बढ़ते हैं तो क्या होता है कि देखो, हमको जब हम इधर प्लेन की तरफ कहीं भी बढ़ते हैं, पहाड़ से प्लेन की तरफ, तो हमको पहले ना ऊबड़ खाबड़ पत्थर इत्यादि दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, धीरे 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 करके चट्टानें बनी, तो आप सोचिए कि पहाड़ों से जो बारिश का पानी आएगा वो यूं 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 आएगा ना, और जब वो मैदानी हिस्से की तरफ बढ़ना शुरू होगा तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी तो अपने साथ कंकड़ पत्थर वो जो है ला करके रोक देगा ऐसे रास्ते में, तो कहीं पर ऊंचा कहीं पर नीचा बन जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास का स्थान, यानी रामनगर का स्थान, ठीक है। तो ये वाले जो स्थान होते हैं जहाँ पर उबड़ खाबड़ पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। और इसके बाद जब हम बिल्कुल प्लेन की तरफ जाएंगे तो क्या होता है कि बारिश के साथ जो मिट्टी आई उसने प्लेन में मिट्टी, इस मिट्टी को जो है छोड़ दिया गया धीरे धीरे, और उसके नीचे क्या हुआ, पानी का स्तर नीचे गया, तो ज़मीन के नीचे पूरा पानी हो गया, ऊपर ऊपर चिकनी मिट्टी हो गई, पत्थर बिल्कुल भी नहीं। इसी भाग को कहते हैं तराई। तो तराई कहाँ है उत्तराखंड में? तराई है जैसे रुद्रपुर, काशीपुर का कुछ हिस्सा, सितारगंज का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है जसपुर का कुछ हिस्सा, ये तराई होता है। तो दोस्तों ये इस नाम से, तराई नाम से एक ज़िला बनाया गया था 1842 ईस्वी में। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसको जब आप ज़िलों की सीरीज़ पढ़ोगे वहाँ नहीं दिखाते हैं, क्योंकि बाद में 1848 में जाकर के इस ज़िले को फिर हटा दिया गया था फिर से, ठीक है। उसके बाद 1862 में फिर तराई ज़िला बनाया गया, लेकिन फिर हटाया गया, और फाइनली मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, फाइनली 1891 में, वैसे मैंने आगे लिखा है 1891 में जब नैनीताल ज़िले का गठन होता है तो एक कुमाऊं से एक नैनीताल ज़िला बनता है और एक अल्मोड़ा ज़िला बनता है। उस समय इस तराई को नैनीताल ज़िले में शामिल कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में हम लोग बोलते हैं तराई भाबर, ठीक है। भाबर कौन हुआ? भाबर हुआ हल्द्वानी के लगा हुआ क्षेत्र, यानी जैसे काला ढूंगी, जैसे रामनगर, वहाँ पर ऊंचा नीचा है और कंकड़ पत्थर भी होते हैं ज़मीन में, लेकिन ज़मीन उपजाऊ होती है। लेकिन अगर हम बात करें तराई की, तो तराई उसको कहते हैं जहाँ पर कि बिल्कुल बहुत ही अच्छी मिट्टी है, कंकड़ पत्थर बिल्कुल भी नहीं, जैसे सितारगंज जहाँ पर मैं भी रहता हूँ, काशीपुर, ये वाला हिस्सा, और यह बहुत ही उपजाऊ होता है। यहाँ पर ज़मीन के नीचे पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। हाँ, तो कभी भी आपको एग्जाम में पूछा जाए तराई ज़िले का गठन कब हुआ था, तो 1892 में, और 1891 में इसका विलय कर दिया गया, फिर हमेशा के लिए नैनीताल ज़िले में यह आ गया। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब ऊधम सिंह नगर ज़िला बना 1995, उससे पहले नैनीताल ज़िला हुआ करता था, यानी नैनीताल ज़िला खटीमा तक हुआ करता था, और आज इसमें 2-2 ज़िले हैं, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है। चलिए अब मैंने जो आगे लिखा हुआ है, अब ये क्या लिखा है देखो, इसको पढ़िए, नौलखिया माल और 84 माल, ये 2 वर्ड मैंने जो आपके लिए लिखे हैं, आगे मैंने क्वेश्चन मार्क कर रखा है, इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, चंद्रवंश के समय में, उस समय पे ऐसा कहा जाता है कि ये वाला क्षेत्र इतना समृद्ध था, इतना जो है यहाँ से खेती होती थी, और आज भी होती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इतनी खेती होती थी कि जो जगत चंद थे, स्वर्णकाल कहा जाता है उनके शासन को, उस समय 9 लाख रुपए की इनकम इस क्षेत्र से होती थी, कृषि इत्यादि से, ठीक है। और 84 लाख इसलिए, 84 माल इसलिए कहा गया क्योंकि 84 मील यानी 1 मील 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 84 मील के क्षेत्रफल में ये जो है ये इलाका बसा हुआ था, इसलिए इस क्षेत्र को चंद्रवंश के समय में नौलखिया माल या 84 माल कहा जाता था, ठीक है। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि किस क्षेत्र को नौलखिया माल या 84 माल कहा जाता था। तो ये वर्तमान में जो रुद्रपुर वाला क्षेत्र है, या काशीपुर, या कह लीजिए आप तराई क्षेत्र ऊधम सिंह नगर जिले का, ठीक है, ऊधम सिंह नगर जिले के क्षेत्र को ही कहा जाता था। नैनीताल, वर्तमान में जो नैनीताल जिले में है उसको नहीं, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए नोट कर रखा है, उत्तराखंड का क्राउन लैंड। देखो हमने टॉपिक लिखा है यहाँ पे, मैंने क्या लिखा है, उत्तराखंड का क्राउन लैंड। अब दोस्तों ये क्या हुआ भाई, देखिए क्राउन मीन्स होता है ताज। क्या होता है? ताज। आपको पता है भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जब खत्म कर दिया गया 1857 में, तो क्राउन का शासन यानी वायसराय का शासन आया। तो उत्तराखंड का क्राउन लैंड कहा जाता है इसको। क्राउन लैंड मतलब ताज का जो ज़मीन है। तो जो इंग्लैंड का राजा होता था, प्रिंस क्राउन
जो क्राउन को पहनता था उसका ये क्षेत्र कहलाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जो ये रुद्रपुर वाला क्षेत्र है, ये नौलखिया माल वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र डायरेक्ट जो है उसकी जायदाद थी। किसकी? प्रिंस ऑफ वेल्स। तो राजा थे इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स, उनकी ज़मीन थी उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में भी। तो इसलिए उत्तराखंड का क्राउन लैंड किसे कहा जाता है, आपको पूछा जाएगा तो आप कहेंगे ऊधम सिंह नगर जिले को या तराई क्षेत्र को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदों के समय इस क्षेत्र के नाम, तो दोस्तों जब चंद शासनकाल चल रहा था तो उन दिनों इस क्षेत्र के जो नाम थे वो क्या क्या थे, मैंने नोट कर रखे हैं। काशीपुर को कहा जाता था दोस्तों कोटा। क्या कहा जाता था? कोटा। आगे पढ़ेंगे काशीपुर के बारे में। जसपुर अभी विधानसभा सीट है दोस्तों हमारे यहाँ की, ऊधम सिंह नगर जिले की। जसपुर को कहा जाता था सहजगीर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि काशीपुर की स्थापना किसने की, जसपुर की स्थापना किसने की। ठीक है, चलिए, और बाजपुर की स्थापना भी बताएंगे। ठीक है, बाजपुर को कहा जाता था दोस्तों मुड़िया। क्या कहा जाता था? मुड़िया। और ये बाजपुर जो है वो घूमा नदी के किनारे है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, घूमा नदी के किनारे स्थित है। बाजपुर से हमारे जो विधायक हैं वो आपको पता होना चाहिए, यशपाल आर्या है। ठीक है, और यह सीट जो है विधानसभा की अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है, चलिए, रुद्रपुर का जो प्राचीन नाम था दोस्तों वो दो नाम थे, बोक्साण भी कहा जाता था, किलपुरी भी कहा जाता था। ठीक है, किलपुरी वैसे जो किच्छा वाला क्षेत्र है उसको भी कहा जाता है। अब किच्छा और रुद्रपुर के बीच में केवल 10 किलोमीटर का अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नानक मत्ता जो क्षेत्र है दोस्तों उसको कहा जाता था बक्शी। क्या कहा जाता था? बक्शी। और जो वर्तमान में एक क्षेत्र है बहेड़ी, दोस्तों मैं बहेड़ी के बारे में आपको बताता हूँ। यह यहाँ सितारगंज से थोड़ी दूरी पर पड़ता है, लेकिन बहेड़ी की एक खासियत है, वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और बहेड़ी को कहा जाता था चिंकी। तो ये थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से बहेड़ी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँ नानक मत्ता सभी बुकों में आपको मिल जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बाजपुर, जसपुर, खास तौर पे जसपुर और बाजपुर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जसपुर सहजगीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊधम सिंह नगर जिले के बारे में मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, और एक एक पॉइंट आप नोट करेंगे ऐसी आशा में करता हूं। आप दीपशिखा कोचिंग सेंटर सितारगंज की तरफ से ऑनलाइन क्लास ये ले रहे हैं और पीसी पंत आपको जो है पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये हमारी सीरीज चल रही है जनपद दर्शन में ऊधम सिंह नगर जिले के बारे में हम पढ़ रहे हैं। रुद्रचंद के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। रुद्रचंद एक ऐसा चंद शासक था जो मुगल दरबार में गया। सर्वप्रथम मुगल दरबार में भेंट करने वाला जो शासक था वो रुद्रचंद था। रुद्रचंद ने रुद्रपुर बसाया था, वो आपको पता होना चाहिए। और ऐसे ही आपको पता होना चाहिए दिल्ली शासक का जो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उसके दरबार में जाने वाला चंद शासक वह थे हमारे गरुड़ ज्ञानचंद। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि वह चंद शासक कौन था जो मुगलों के दरबार में गया, तो रुद्रचंद। ये एग्जाम आया भी था क्वेश्चन, मैंने अपने 2019 के ऑनलाइन क्लास में भी बताया था, और एग्जाम में ये फॉरेस्ट गार्ड में आ गया था। तो रुद्रचंद ने अकबर से भेंट स्वरूप रुद्रपुर क्षेत्र को प्राप्त किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, अकबर से मिलने गए, अकबर को बहुत सारे उन्होंने उपहार दिए, फिर अकबर ने उनको ये 84 माल या नौलखिया माल वाला क्षेत्र दे दिया, और रुद्रचंद के नाम पर रुद्रपुर उसका नाम पड़ गया। आगे देखिए दोस्तों, बाज बहादुर चंद ने क्या किया दोस्तों? बाज बहादुर चंद ने बाजपुर नगर बसाया। ठीक है, ओके, आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, काशीपुर किसने बसाया? ठीक है, काशीपुर जो है 1639 ईस्वी में काशीनाथ अधिकारी, कोई चंद राजा थे, उनका एक अधिकारी था काशीनाथ अधिकारी, उन्होंने जो है इस जो है काशीपुर को बसाया था। उन्हीं के नाम पे, काशीनाथ के नाम पे काशीपुर इसका नाम पड़ गया। 1639 में इस नगर को बसाया गया था, और वर्तमान में यह जो है काशीपुर एक नगर निगम है, बड़ा नगर है कुमाऊं का। ठीक है, और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हाल ही में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपका 10 जनवरी वाले पेपर में, नहीं ये फॉरेस्ट गार्ड का री एग्जाम में पूछ लिया गया है कि काशीपुर को काशीनाथ अधिकारी ने कब बसाया। ये सन पूछा गया था 1639, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। जसपुर, अगर हम जसपुर की बात करते हैं दोस्तों, सन का तो कहीं उल्लेख मिलता नहीं है जसपुर का, लेकिन जशोधर जोशी नामक व्यक्ति ने जसपुर को बसाया था, और इसका प्राचीन नाम क्या था? सहजगीर, क्योंकि मुगलों का
उन दिनों शासन था मुगलों के नाम पर, तो फिर ये जो है कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र को गोबिशाण कहा है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए हाईकोर्ट क्लर्क के पेपर में यही क्वेश्चन आया था, भले ही बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये हर कोई जानता है इसको। उधम सिंह नगर में जो काशीपुर वाला क्षेत्र है, ये जो फील्ड है पूरा, इसको ह्वेनसांग कौन था? एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत आया था। लगभग ये कह सकते हैं हम कि मैं अगर एक अनुमानित आपको बताऊं 629 ईस्वी से 643 ईस्वी के आसपास वो जो है इस बीच यहाँ पे रहे थे। कौन? ह्वेनसांग एक चीनी यात्री थे। उन्होंने फिर पुस्तक लिखी सीयू की, तो उस पुस्तक में वर्णन मिला कि इस क्षेत्र को कहा गया है गोबिशाण। क्या कहा गया है? गोबिशाण। ठीक है, गोबिशाण का मतलब होता है गाय का सींग। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा, चिंता मत कीजिए, इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। बाकी गोबिशाण कहा आपको पता होना चाहिए। काशीपुर को 1870 ईस्वी में तराई में जोड़ा गया। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, उत्तराखंड में अंग्रेज आए 1815 ईस्वी में, ये सभी को पता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुदर्शन शाह के कहने पर यहाँ पर गोरखों को मारा और फिर गोरखों को हटा करके फिर यहाँ पर अंग्रेज आ गए थे। कब? 1815 में। लेकिन आपको बताऊँ 1802 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही अंग्रेज थे, उन्होंने इस वाले क्षेत्र को, तराई वाले क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, लेकिन इस क्षेत्र को, तराई वाला ये क्षेत्र था, तो काशीपुर जो था वो पहले मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता था। ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, जो मुरादाबाद ज़िला है उस ज़िले में काशीपुर पहले आता था, लेकिन बाद में 1870 ईस्वी में, यानी रेमजे के शासनकाल में, रेमजे को तराई का विश्वकर्मा भी कहा जाता है, तराई भाबर का, तो रेमजे ने तराई में काफ़ी विकास किया, तो उन्होंने क्या किया? काशीपुर को तराई में मिला दिया। और अगला जो टॉपिक आपके लिए मैं यहाँ पर रखा हूँ दोस्तों, वो ध्यान से सुनिएगा। देश का पहला क्लस्टर शहर कौन सा है? क्लस्टर शहर। तो दोस्तों 2016 में ये कारनामा हुआ है कि काशीपुर को जो है भारत का पहला क्लस्टर शहर बनाया गया है। क्लस्टर शहर मीन्स क्या होता है दोस्तों? देखिए, जहाँ पर पेपर उद्योग होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी होता है, गंदगी भी होती है। जैसे लाल कुआं में पेपर उद्योग है, तो ऐसे काशीपुर में भी पेपर उद्योग, कागज़ उद्योग काफ़ी हैं, तो वहाँ पर काफ़ी कंपनियां हैं कागज़ उद्योग की, तो उसमें जो है क्लोरीन इत्यादि निकलती है। तो पेपर उद्योग में क्लोरीन फ्री करने के लिए, प्रदूषण रोकने की जो एक विधि होती है, एक मानक होता है क्लस्टर, तो उसमें उसको ध्यान रखा जाएगा, प्रदूषण को कम किया जाएगा। इसके लिए इस शहर का चयन किया गया है, काशीपुर शहर का। ठीक है, कोई साफ सुथरा शहर काशीपुर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। इसीलिए इस शहर को देश का पहला क्लस्टर शहर घोषित किया गया है 2016 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन भी पूछा जा सकता है। राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल। दोस्तों काशीपुर जो है अपने सूती मिल यानी कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है प्राचीन समय से ही। 1819 ईस्वी में जो है राज्य की पहली सूती मिल यहाँ पर बनी थी। और आपको ये भी बता दूं, काशीपुर जो है वो ढेला नदी के किनारे है। एक तरफ कोसी नदी भी बहती है, लेकिन ढेला नदी यहाँ पर, और एक स्वर्णभद्रा के नाम से भी नदी बहती है, स्वर्णभद्रा नदी। ढेला लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी पूछा जाए काशीपुर किस नदी के किनारे स्थित है, आप बोलेंगे ढेला नदी। ठीक है, आगे चल के तुमड़िया बांध भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक और फैक्ट मैंने आपके लिए लिखा है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 1837 ईस्वी में काशीपुर को मुरादाबाद जिले में शामिल किया गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, तो 1802 में काशीपुर में अंग्रेज आए, ऐसा समझ लीजिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के तहत इसको अपने में मिला लिया था, और 1837 में काशीपुर को मुरादाबाद जिले का हिस्सा बनाया गया। लेकिन आगे चल के 1870 में क्या होता है कि 1870 में काशीपुर को तराई में शामिल किया जाता है। ठीक है, ये लिखा भी है मैंने। ओके, 1891 में तराई जिले का विलय नैनीताल जिले में कर दिया गया, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब काशीपुर की एक और ख़ास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा विचित्र क्वेश्चन है, और एग्जाम में ऐसे विचित्र क्वेश्चन अक्सर आए हुए हैं। ठीक है, प्रतिहार वंश से संबंधित मूर्तियां यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। दोस्तों आप याद कीजिए, फॉरेस्ट गार्ड के एक पेपर में आ गया था कि छांगलेश अभिलेख कहाँ से मिला है। तो दोस्तों सामान्य बुकों में हमारे पास नहीं था ये क्वेश्चन, परीक्षा वाणी में भी रानी इच्छरा का अभिलेख बताया था, छांगलेश अभिलेख जो है नहीं बताया था। लाखा मंडल में ये छांगलेश अभिलेख है। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से जो छांगलेश अभिलेख है वो लाखा मंडल में है। लाखा मंडल में रानी इच्छरा का अभिलेख हमें पता था, लेकिन छांगलेश नहीं था। तो उसी प्रकार से मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। नई चीज़, प्रतिहार वंश कोई था बहुत प्राचीन, उससे संबंधित मूर्तियाँ यहाँ पर मिली हैं काशीपुर में। ठीक है, ओके। भीमगढ़ा टीला काशीपुर में है, बहुत
फेमस स्थान है दोस्तों। बंशीवाला टीला भी काशीपुर में है। खोखरे वाला टीला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टीला है जागेश्वर मंदिर टीला। दोस्तों जागेश्वर अलग है, जागेश्वर अल्मोड़ा में है, ये जागीश्वर है, ध्यान दीजिएगा। जागीश्वर मंदिर टीला कहाँ है और भीमगढ़ा टीला कहाँ है, बंशी वाला टीला कहाँ है, खोखरे वाला टीला कहाँ है, ये सब काशीपुर में है। और दोस्तों एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, मैं आपको बता दूं, रामपुर का किला, रामपुर का किला कभी भी एग्जाम में पूछा जाए रामपुर का किला कहाँ है तो आप दोस्तों बोलेंगे काशीपुर में। नोट कर लीजिएगा, रामपुर का किला कहाँ है, काशीपुर में। मैं अपने मन से आपको ये लिखा रहा हूँ। और एक किला और है लखनपुर का किला, या उसको लक्ष्यपुर का किला भी बोलते हैं, यानी राम के नाम पर रामपुर का किला, लक्ष्मण के नाम पर लक्ष्यपुर यानी लखनपुर का किला। लखनपुर नहीं कहेंगे क्योंकि वो गलत हो जाएगा, वो अल्मोड़ा में एक स्थान है, लक्ष्यपुर का किला बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो रामपुर का किला, लक्ष्यपुर का किला। तीसरा किला है दोस्तों चैतान का किला। कौन सा किला है, चैतान का किला। तो ये 3 किले यहाँ काशीपुर के बहुत फेमस हैं। मैं लिखना भूल गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ, रामपुर का किला, लक्ष्यपुर का किला, तीसरा है चैतान का किला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैतान का किला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उज्जैन का किला, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैसे उज्जैन तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पर उज्जैनी गाँव है और वहाँ पर एक किला है उज्जैन का किला। ध्यान दीजिएगा, वही उज्जैन का किले में ही बाला सुंदरी का मंदिर है। बाला सुंदरी का जो मंदिर है उस मंदिर में चैती का मेला लगता है। चैती का मेला या बाला सुंदरी का मेला उसको कहा जाता है, बहुत ही फेमस है, ठीक है। और यहीं पर ज्वाला देवी का भी मंदिर है, सब एक ही हैं, ठीक है। ज्वाला देवी का मंदिर है और उसको उज्जैनी देवी का मंदिर भी कहते हैं। उज्जैनी देवी का मंदिर बोलो, उज्जैन का किला बोलो, ज्वाला देवी का मंदिर बोलो, सब एक ही स्थान है और इसी को बोलते हैं बाला सुंदरी का मंदिर। और यहाँ पर मेला लगता है चैती का मेला। और दोस्तों चंद राजाओं की कुलदेवी ये मानी जाती थी, कौन, बाला सुंदरी जो है, ठीक है। या आप ऐसे कह लें कि उज्जैनी देवी जो है चंद राजाओं की कुलदेवी मानी जाती थी। और यहीं पर पास में एक विचित्र मंदिर है, खुजली देवी का मंदिर। तो जिनको स्किन रोग हो जाता है तो वहाँ पर पूजा पाठ करके आते हैं, खुजली देवी का मंदिर। अगला जो मंदिर है दोस्तों वो है मोटेश्वर महादेव का मंदिर, और वो भी जो है आपका काशीपुर में है, चामुंडा मंदिर भी इसको बोलते हैं, बहुत ही फेमस है। चलिए अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उधम सिंह नगर जिले का दोस्तों, आप बोलेंगे केवल काशीपुर ही बता रहा है, तो पंजा साहिब क्या है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पंजा साहिब क्या है दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप नोट कर लेना। नानक बत्ता में 1518 ईस्वी में गुरु नानक देव आए, ठीक है। तो तलवंडी में उनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, लेकिन 1508 ईस्वी में वो नानक बत्ता में आए। तो बताते हैं कि जब उन्होंने यहाँ पर ध्यान लगाया और तपस्या की तो वहाँ पर एक पीपल का पेड़ जो सूखा था वो हरा हो गया। तो नानक बत्ता में एक पीपल, आज भी पीपल का वृक्ष है, तो भले ही वो वृक्ष है या कोई और वृक्ष है वो एक अलग चीज़ है। तो उस पीपल के वृक्ष के नाम पर इस नानक बत्ता को पंजा साहिब कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है उत्तराखंड का पंजा साहिब किसे कहते हैं। 1508 ईस्वी में गुरु नानक देव यहाँ पर आए थे। उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक मतलब विकास खंड है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, दक्षिण मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप उत्तराखंड के मैप की बात करो दोस्तों तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ यहाँ पे हैं। तो देखो ये पूर्व में आपका पिथौरागढ़ है, पश्चिम में देहरादून है, उत्तर में उत्तरकाशी है, दक्षिण में उधम सिंह नगर जिला है। हम उधम सिंह नगर एक धोती की तरह इस तरीके से है। मैं अभी उधम सिंह नगर में हूँ तो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ यह जिला है, और एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश से भी लगता है, नेपाल से भी लगता है। तो इसका जो उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी ब्लॉक वह है दोस्तों खटीमा। क्या है, खटीमा। खटीमा को जो है उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी क्षेत्र का ब्लॉक यानी विकास खंड कहते हैं। क्यों, क्योंकि बिल्कुल साउथ में है उत्तराखंड की दृष्टि से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर थड़वाट लिखा है उन्हें, थड़वाट मीन्स इसलिए कहा गया है कि थारू जनजाति के लोग इस क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं, तो खटीमा क्षेत्र को थड़वाट कहा जाता है, ठीक है। और बोक्सा जनजाति के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। किच्छा की यदि मैं बात करूँ दोस्तों तो किच्छा के कई नाम है। एक नाम है बिलारी,
एक है किलपुरी, एक है दरऊ। जिस हिसाब से आपको एग्जाम में पूछा जाए आपको आंसर देना है। और किच्छा में एक खास चीज़ है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। गोविंद बल्लभ पंत के नाम से यहाँ पर एक फेमस चीनी मिल है। गोविंद बल्लभ पंत चीनी मिल कहाँ है पूछा जाएगा तो वो है दोस्तों किच्छा में। एक चीनी मिल काशी ये सितारगंज में भी है, लेकिन वह वर्तमान में बंद हो चुकी है। लेकिन गोविंद बल्लभ पंत चीनी मिल कहाँ है कभी पूछा जाए तो दोस्तों यह है ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा में, ठीक है, बहुत ही फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत की बात कर रहे थे हम, तो अगर हम ऊधम सिंह नगर जिले का अध्ययन कर रहे हों और श्रीमान गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में न पढ़ें तो यह तो अन्याय होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत जी जो थे वो भले ही अल्मोड़ा के पैदा हुए थे, अल्मोड़ा के जन्मे थे और जो है उनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था, लेकिन उनकी कार्यस्थली काशीपुर रही थी और उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया, ठीक है। चलिए तो पढ़ने जा रहे हैं हम गोविंद बल्लभ पंत के बारे में, ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमको जीबी पंत पता होना चाहिए। 10 सितंबर 1887 को उनका जन्म हुआ था। लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा भी गया था, खाली सन पूछा गया था, ठीक है। तो 10 सितंबर 1887 को उनका जन्म हुआ था खूंट गांव अल्मोड़ा में। कहाँ हुआ था? खूंट गांव अल्मोड़ा में। तो जो दादाजी हमारे थे जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत, तो उनका जन्म जो है खूंट गांव अल्मोड़ा में हुआ था। और आपको पता होना चाहिए अल्मोड़ा में खूंट गांव के जो पंत लोग हैं वो बड़े ही फेमस होते हैं। भले ही आज वो पूरे अल्मोड़ा ज़िले में फैल गए, लेकिन खूंट के आज भी माने जाते हैं, ठीक है। वर्तमान में गौरव दिवस के नाम पर मनाया जाता है उनका जन्म दिवस। 10 सितंबर को 2016 से जो है गौरव दिवस के नाम से मनाया जा रहा है 10 सितंबर को, ठीक है। हरीश रावत सरकार ने इसको शुरू किया। और उनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो 7 मार्च 1961 को हुई थी। उस समय वो देश के होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके पिता का नाम था मनोरथ पंत। क्या था? मनोरथ पंत। और उनको कहा जाता है हिमालय पुत्र के नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वो पहले सीएम बने थे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश जब बना था तो उसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। 1946 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था और अंग्रेज़ों ने उनको जो है उनको कह दिया था आप बनाइए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जीत गई थी। तो 1946 से लेकर 1954 तक उत्तर प्रदेश के यानी संयुक्त प्रांत के वह सीएम बने, पहले सीएम, ठीक है। और उसके बाद फिर भारत के गृह मंत्री बने 1955 में। 1955 से लेके जो है 1961 तक वह गृह मंत्री रहे। इसी पद पर उनकी मृत्यु हो गई थी। एक वकील के रूप में भी उन्होंने कार्य किया काशीपुर में। और जब उन्होंने वकील के रूप में अपना पहला केस लड़ा था तो वो था कुंज बिहारी का केस 1912 में। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गोविंद बल्लभ पंत जी ने अपना पहला केस कौन सा लड़ा था? कुंज बिहारी। आगे बढ़ते दोस्तों, काशी नागरी प्रचारणी की एक सभा उन्होंने खोली थी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, काशी नागरी प्रचारणी एक सभा हुआ करती थी। हिंदी में ये आप पढ़ोगे 1893 में ये बनी थी, ठीक है, काशी में। तो इसकी एक सभा उन्होंने, इसकी एक शाखा उन्होंने यहाँ पे खोल दी उत्तराखंड में काशीपुर में। किसने? गोविंद बल्लभ पंत जी ने। और यह शाखा खोली 1914 में। इसका नाम रखा प्रेम सभा। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए ग्रुप 66 के पेपर में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भले ही वो पेपर फिर कैंसिल हो गया था, तब से ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो 1914 वेरी इंपॉर्टेंट है। 1914 में गोविंद बल्लभ पंत जी ने जो है काशीपुर में कौन सी सभा बनाई थी? ये क्वेश्चन पूछा है, प्रेम सभा। गलती से दोस्तों ऑप्शन वहाँ पंत सभा ऐसे, काशीपुर सभा ऐसे आएगा, प्रेम सभा सही उत्तर है, ठीक है। 1914 में काशीपुर में। और दोस्तों 1914 में ही उन्होंने एक स्कूल यहाँ पर बनाया, उदयराज हिंदू हाई स्कूल जो आज भी है काशीपुर में, ठीक है। और काशीपुर में उन्होंने खद्दर आश्रम बनाया और यहाँ ये खद्दर आश्रम विधवा आश्रम के रूप में भी था 1918 में, ठीक है। तो काशीपुर में खद्दर आश्रम कब बनाया गया? 1918 में ये बनाया गोविंद बल्लभ पंत जी ने। गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? दोस्तों 1957 में दिया गया और यह देश का था 7वां भारत रत्न पुरस्कार और उत्तराखंड के एकमात्र, ठीक है। चलिए उनकी 129वीं जयंती को, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, उनकी 129वीं जयंती को 2016 में गौरव दिवस के नाम से
पुकारा गया है। तो अब जो है 10 सितंबर 2016 से गौरव दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केसी सिंह बाबा, दोस्तों इनके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह एक साहित्यकार थे और नहीं सॉरी एक अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक थे। ठीक है, भारोत्तोलक मतलब वेट लिफ्टर, जो वेट लिफ्टिंग उठाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, और उन्होंने जो है कुछ कांस्य पदक इत्यादि भी जीते भारत के लिए। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक जो है क्या थे, भारोत्तोलक थे। ठीक है, इनका जो पूरा नाम था करमचंद्र सिंह बाबा था, और इनकी कर्मस्थली भी ऊधम सिंह नगर जिले में थी, और इसीलिए तुम्हें पता होना चाहिए नैनीताल सीट से 2004 में और 2009 में लगातार 2 बार ये सांसद रहे। ठीक है, तो आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है केसी सिंह बाबा का संबंध किससे है। एक ऑप्शन में आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन खिलाड़ी, एक ऑप्शन में आ जाएगा कि राजनीति से, फिर लास्ट में बोल देगा ए और बी दोनों, या फिर हो सकता है एक ही ऑप्शन दे, वहाँ पर भारोत्तोलन ही दे या भारोत्तोलन को न दे, क्रिकेट दे दे, कोई और खेल दे दे, मुक्केबाजी दे दे, और फिर राजनीति दे दे, तो राजनीति वहाँ पर फिर सही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। दोस्तों ये जनगीत बड़ा ही फेमस हुआ था उत्तराखंड आज़ादी के समय, आपको पता होना चाहिए। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, यह जनगीत किसने लिखा था दोस्तों? बल्ली सिंह चीमा। ये ऊधम सिंह नगर के निवासी थे बल्ली सिंह चीमा, और यह थे एक बहुत ही माने जाने साहित्यकार। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है बल्ली सिंह चीमा का संबंध किससे रहा है? साहित्यकार से। ठीक है, तो उन्होंने ये लिखा था ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। मंदिर की बात करूँ तो दोस्तों अटरिया देवी का मंदिर रुद्रपुर में है, यहाँ पर अटरिया का मेला भी लगता है, आपको पता होना चाहिए। जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों फेमस है ऊधम सिंह नगर जिले का, क्योंकि देश का पहला, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। 17 नवंबर 1960 को ये बनाया गया था। और दोस्तों उस समय 1960 में गोविंद वल्लभ पंत तो हमारे होम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके कर कमलों से ये बना। बाद में अगले वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। 1972 से जो है गोविंद वल्लभ पंत जी का नाम इसके आगे जुड़ गया। इससे पहले क्या था? पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ऐसा था। ठीक है, लेकिन अब उसके नाम के आगे 1972 में क्या जुड़ गया? जीबी पंत कृषि एवं विश्वविद्यालय, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय प्रबंधन संस्थान। उत्तराखंड में एकमात्र प्रबंधन संस्थान है जो राष्ट्रीय स्तर का है, IIM इसको बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों IIM जो कर लेता है उसको किसी भी कंपनी में बहुत अच्छे लेवल की जॉब मिलती है, मैनेजमेंट में ही जॉब मिलती है, एडमिनिस्ट्रेशन में, वो आपको पता होना चाहिए। तो IIM की बहुत बड़ी विशेषता है, हर राज्य में आसानी से बनता भी नहीं है, योजना आयोग के कहने पर बनता है। और दोस्तों यह काशीपुर में है IIM, उत्तराखंड का एकमात्र। और दोस्तों यह देश का 13वां IIM है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 13वां जो है IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, काशीपुर में है। और 29 अप्रैल 2011 को, सन आपको याद होना चाहिए, डेट नहीं भी याद होगा चलेगा, 29 अप्रैल 2011 को यह बना था। उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज विकास संस्थान दोस्तों यह है रुद्रपुर में, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राम विकास और पंचायती राज की पूरी ट्रेनिंग इत्यादि, अगर वन पंचायत की बात करते तो दोस्तों हल्द्वानी में है, लेकिन यहाँ ग्राम विकास और पंचायती राज की बात हो रही है, कहाँ है? रुद्रपुर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तुमड़िया डैम, तुमड़िया डैम एग्जाम में पूछ लिया गया है क्वेश्चन। तुमड़िया डैम कहाँ है? काशीपुर में है, फीका नदी पर है। ठीक है, फीका नदी बहती है काशीपुर के पास में। काशीपुर में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन काशीपुर मुख्यतः जो है मैंने बताया था ढेला नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए ढोरा डाम, ढोरा डाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह किच्छा में है और किच्छा ही नदी पर है। ठीक है, ये भी पूछा था। हरिपुरा जलाशय गुलर भोज में है, ये ऊधम सिंह नगर जिले में पड़ता है, रुद्रपुर के पास में गुलर भोज साकरा नदी पे है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरिपुरा जलाशय। अगला है दोस्तों बौर बांध। बौर को कहीं कहीं पर दोस्तों बऊर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? बऊर। बऊर कहो या बौर कहो एक ही बात है। यह बाजपुर में है और बौर नदी पर है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड में जिला ऊधम सिंह नगर का दर्शन मैंने आज आपको कराया। उत्तराखंड जिला दर्शन में आज हमने ऊधम सिंह नगर जिले के बारे में पढ़ाया, और आई होप मैंने आपको जो है जितनी चीज़ें बताई ऊधम सिंह नगर जिले के बारे में, इससे आपको आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी निश्चित तौर पर। और आपको ये कोशिश मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। पढ़ते रहो। नमस्कार।